हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कौन कौन आ गए लाइव चैट में, हाय डाल दीजिए। हेलो मिष्टी। और कौन आ गए हैं भाई, फटाफट। साद आ गया है, मिष्टी आ गई है, और कौन आ गया है? क्या मैं ठीक से दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल अच्छे से? और लैग तो नहीं हो रहा है? अरे बाकी लोग किधर है? आज दो ही? क्या मैं ठीक से दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? आज की न्यूज सुनी? यस संकेत, ओके ओके। आज की न्यूज कौन सी? हाँ, एक चीज है दोस्तों। ओके, प्रांजल भी आ गया। हेलो प्रांजल। तो आज रात को, हाँ ठीक है, आज रात को 9:30 बजे, ठीक है, आज रात को 9:30 बजे जो नई शिक्षा नीति निकाली है ना गवर्नमेंट ने, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, हाँ, उस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी पर मैं आज रात को वीडियो बना के आपके लिए प्रीमियर करने वाला हूँ। सब लोग देखिएगा क्योंकि आपके काम की चीज है। आपको अभी तो काम नहीं आएगी, लेकिन आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। इट इज वेरी गुड, ठीक है, मतलब इतनी काम आने वाली है कि आपको मजा ही आ जाएगा सुन के। इसलिए आज रात को 9:30 बजे जो वीडियो प्रीमियर होगा, जो कि है अबाउट द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, उसके बारे में मैं पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो 3 लोग नहीं, 4 लोग आ चुके हैं। चौथा कौन आया है? फटाफट लाइव चैट में हाय डाल दो। तो शुरू करें सेशन। शैल वी स्टार्ट? टेक्स्ट बुक खोलो भाई फटाफट। कभी कभी कुछ चीजें होती है नोट डाउन करने की, करे क्या? वैसे व्हाट न्यूज आर यू टॉकिंग अबाउट? चलो तो लेट स्टार्ट। तो ये पहले मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, उसके बाद आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब मिल जाएंगे, और मेरे हैंड रिटन नोट्स है, इसलिए आपको मजे आने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो कि है वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो कर लेना, ठीक है। और लेट स्टार्ट। चलिए, तो रोल ऑफ जुडिशरी के बारे में आज हम मेनली डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रोल ऑफ जुडिशरी मतलब न्याय व्यवस्था, मतलब जो कोर्ट वगैरह रहते हैं ना, कोर्ट रहते हैं, वो सब हम जुडिशरी के अंदर कंसीडर करते हैं। तो आपको पता है इंडिया में कौन से कोर्ट्स होते हैं? सबसे ऊपर वाला, सबसे मेन कोर्ट होता है, और एक ही होता है पूरी इंडिया में, वो है द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर उसके नीचे कुछ कोर्ट्स काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाई कोर्ट्स। 20 से ज्यादा हाई कोर्ट्स है इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में, ठीक है। और हाई कोर्ट्स के अंडर काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो कि बहुत सारे हैं, ठीक है, 600 से भी ज्यादा है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे और भी कुछ कोर्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे तरीके के कोर्ट होते हैं, लेकिन जो मेन हमारा एपेक्स कोर्ट कहते हैं हमें। एपेक्स मतलब क्या होता है? APEX। एपेक्स का क्या मतलब होता है? एपेक्स का मतलब, अगर आपने एक कोन लिया, ठीक है, या फिर एक ट्रायंगल ले लिया सपोज, तो उस ट्रायंगल का सबसे ऊपर वाला जो टिप होता है उसे आप एपेक्स कहते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे है? वो ऊपर वाला एक टिप है, सबसे ऊपर वाला एक मेन टिप है, उसे हम कहते हैं एपेक्स कोर्ट, ठीक है। सो द जुडिशरी इन इंडिया हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड हेल्पिंग टू टेक होना चाहिए यहाँ पे, हेल्पिंग टू टेक अस टुवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। मतलब जो हमने सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ा, इक्वालिटी के बारे में पढ़ा, ये सब आएंगे कैसे? सोशल जस्टिस आएगी कैसे? इक्वालिटी आएगी कैसे? तो वो आएगी ऐसे कि जो जुडिशरी होती है, जो कोर्ट्स होते हैं, वो हमें न्याय देते हैं, हमें जस्टिस देते हैं, ठीक है। while interpreting the provisions of the constitution, the judiciary has always taken into consideration the fundamental objectives of the constitution and also the intentions of the constitution makers। मतलब जब भी जुडिशरी ने, जब भी कोर्ट्स ने अपना कोई आदेश दिया है, तो वो आदेश देते समय वो क्या करते हैं? सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, तुमने ये किया, सिर्फ
सिर्फ प्योरली उतना नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा उनके दिमाग में ये भी होता है कि जब जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उनके दिमाग में क्या होगा कि हाँ हम ऐसा लिख रहे हैं, उनका हेतु क्या होगा, वो सोच के वो अपना निर्णय देते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसलिए निर्णय आ गया, ऐसा नहीं होता। उनको थोड़ा सा और सोचना पड़ता है उसके बारे में कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है क्या उन्हें ये चीज समझ अच्छी लगेगी या क्या वो ये चीज होने देनी चाहिए, ऐसा वो सोचेंगे, ठीक है। सो दे डू नॉट डिपेंड मियरली ऑन व्हाट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो ये भी देखते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाए हैं, जिन्होंने बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, उनके इंटेंशंस क्या थे, उनकी सोच क्या थी, उन्हें क्या एक्चुअली में चाहिए था जो हो देश में। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जुडिशरी इन दिस रिगार्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। अब कुछ पॉइंट देखेंगे जुडिशरी ने क्या क्या किया है, ठीक है। तो किसी का कुछ मैसेज आया है, कोई आया है सेशन में, ओके। हेलो सौंदर्य, 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स रद्द। अरे उसके बारे में मैं डिटेल बताने वाला हूँ आज रात को, ठीक है। अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, अभी के लिए प्लीज इस गलत फहमी में मत रहना, ठीक है। हाँ हेलो यश, ओ यश भी आ गया, ठीक है। एंड साध का दूसरा अकाउंट ठीक है। तो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम रद्द नहीं हुए हैं, कुछ और है, मतलब तुमने गलत तरीके से उसे इंटरप्रेट किया है, वो सही क्या है वो मैं बताऊंगा रात को, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, और जो हम फर्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं वो है द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बीच में लैग तो नहीं हो रहा है ना, बता दो। तो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक। डायनामिक मतलब चेंज हो सकता है। इट इज नॉट लाइक वो अड़ के बैठा है एक ही जगह पे, उसको चेंज किया जा सकता है। इट इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है इसे, मतलब ये एक जीवित एक डॉक्यूमेंट है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस एंड द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक दोज चेंजेस। मतलब देखिए हर एक लिविंग थिंग के बारे में आपने सुना हुआ है कि लिविंग थिंग अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से चेंज होती है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन किस जमाने का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है, इसलिए हम इसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये चेंज कौन करता है? खुद को तो चेंज वो कर नहीं सकता, तो पार्लियामेंट के पास, हमारे देश की जो पार्लियामेंट होती है, लोकसभा राज्यसभा होती है, इनके पास ये पावर होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए, ठीक है। द जुडिशरी हैज एक्सेप्टेड दिस पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट एट सेम टाइम स्पेसिफाइड द लिमिटेशंस ऑन दिस पावर। तो जुडिशरी ने क्या किया है? जुडिशरी ने बोला है कि हाँ भाई तुम चेंज करो, पार्लियामेंट को बोला है कि हाँ तुम चेंज करो कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन तुम्हारे ऊपर कुछ लिमिटेशंस होंगी, तुम अपने मर्जी के मुताबिक कुछ भी करोगे ऐसा नहीं चलेगा। ये एक डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पे कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है, भले तुम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज ही क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। द जुडिशरी हैज टेकन अ स्टैंड दैट द पार्लियामेंट व्हाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब तुम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलो लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो मूलभूत ढांचा है, जो बेसिक एकदम स्ट्रक्चर है, उसको नहीं बदल सकते। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप अपने बॉडी में कुछ चेंजेस करा सकते हैं अपनी सर्जरी वगैरह करा के। फॉर एग्जांपल आपका जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपेंडिक्स है ना, उनको प्रॉब्लम देने लगता है, तो वो डॉक्टर को बोलते हैं कि मेरा अपेंडिक्स निकाल दो, तो डॉक्टर निकाल सकते हैं क्योंकि अपेंडिक्स का तो क्या है, उसे निकाले तो भी कुछ नहीं होता है इतना, ठीक है। या फिर अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हाथ भी कट जाता है लेकिन हम तो जिंदा रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप डॉक्टर को जाके, या डॉक्टर आपको ये नहीं कह सकता कि आपका ब्रेन निकालेंगे। ब्रेन निकाल सकते हैं बॉडी से, हार्ट निकाल सकते हैं बॉडी से? नहीं निकाल सकते, क्योंकि these are the basic things that body needs to function। इनके बिना तो बॉडी फंक्शन ही नहीं कर सकती, ठीक है। तो ऐसा ही है कि अगर तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी करना है तो कुछ ऐसी चीजें चेंज करो जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ खासा फर्क ना पड़े। तुम ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे ही चेंज कर डालते हो। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में हम क्या बताते हैं, तो रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ऐसा थोड़ी ना कर दोगे कि तुमने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा चेंज करो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म की जगह मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगी, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, ठीक है। फिर उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होगी, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। दिस इज अनदर थिंग। फिर प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब ऐसा थोड़ी है कि तुम बोलोगे कि हाँ अभी देश को बांटना है, इसको डिवाइड करना है, यूनिटी मतलब उसमें यूनिटी नहीं रहेगी, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। These
दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर, इसे आप बदल ही नहीं सकते। सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, आप नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो इस देश के अंदर अभी काम करेगा, मतलब इस देश के साथ अपने आप को विलीन कर रहा है, मतलब क्या कहते हैं उसे, मर्ज कर रहा है किसी दूसरे देश के साथ, ये नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। अपना देश अपने आप ही चलाना है, दिस इज कॉल्ड एज सोवरेनिटी, और इसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में है। एंड सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मतलब किसी भी धर्म का ये देश नहीं है, ठीक है। आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि इस धर्म का ये देश अब हो चुका है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, कभी भी इसे हटा नहीं सकते। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट है, कभी भी नहीं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में सबसे ऊपर है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही सब लोगों को काम दिया जाता है, क्योंकि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही सबके काम डिसाइडेड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉस, और कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ही सब लोग काम करेंगे, इसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। सो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर, और इन्हें कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप अपनी प्रियम्बल को देखेंगे, ठीक है, प्रियम्बल आपकी कोई भी टेक्स्ट बुक, अभी आपने टेक्स्ट बुक ली हुई है हिस्ट्री की, तो उसमें ही देख लीजिए आप पेज नंबर, नहीं उसका पेज नंबर तो नहीं होगा, ये शुरुआत में आप ये निकालिए, ये पेज निकालिए, इसके ऊपर आपको प्रियम्बल दिखेगी, राइट। तो उस प्रियम्बल के अंदर आपको कुछ शब्द दिखेंगे जो कैपिटल में लिखे हुए हैं। वो कैपिटल में क्यों लिखे हैं? क्योंकि इन शब्दों को प्रियम्बल से कभी भी नहीं हटाया जा सकता, कुछ भी हो जाए, कोई भी सर्कमस्टेंस आ जाए, इन शब्दों को प्रियम्बल में से नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। कभी भी इनको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है सबको? लैगिंग लैगिंग लैग हो रहा है, अरे रे 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 लैग हो रहा है। अभी लैग हो रहा है क्या? ये रोज का क्या प्रॉब्लम है यार? अभी लैग हो रहा है क्या? नो, हाँ ठीक है, अभी नहीं हो रहा। हेलो जानवी जगताप, यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, मेरा पहला सवाल है कि यू आर फ्रॉम विच बोर्ड? महाराष्ट्र बोर्ड? थोड़ा नो नो नहीं, साद का ही प्रॉब्लम है, साद इट इज योर इंटरनेट इशू, ठीक है। बाकी सबका तो बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा ना, या पहले लैग हो रहा था? पहले हो रहा था क्या लैग? क्योंकि मैंने आज कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से लैग नहीं होना चाहिए था। पहले लैग हो रहा था। जानवी, यू आर फ्रॉम विच बोर्ड? बीच बीच में लैग हो रहा है, यस। बाकी लोग पहले लैग हो रहा था? नो, नॉट लैगिंग। ए बाबा, साद और यश, इट इज योर प्रॉब्लम प्लीज। यहाँ पे बाकी लोग कह रहे हैं कि लैग नहीं हो रहा था, सो इट इज योर इंटरनेट प्रॉब्लम, सॉरी, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलो। जो हमें नेक्स्ट चीज पढ़नी है, अच्छा ये आपकी टेक्स्ट बुक के बाहर का है, लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये एनटीएससी एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल, पिछले साल मतलब 2-3 साल पहले, ठीक है। ये जो केस के नाम होते हैं, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के मामले हैं, ठीक है। और इसके पीछे जो हमने अभी अभी देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा कभी चेंज नहीं होगा, इसके पीछे का एक स्टोरी है, और वो स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, एक केस था सुप्रीम कोर्ट में जिसका नाम था गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967 में, ठीक है। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोली 1967 वाले केस में कि कभी भी तुम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को नहीं बदल सकते। पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कभी भी हटा नहीं सकते, इसे कभी भी आप चेंज भी नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, आर्टिकल 368 ओनली लेज डाउन द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डज नॉट गिव एब्सोल्यूट पावर्स टू द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आर्टिकल 368 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऐसा कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कहता है, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक पार्ट अमेंड कर सकती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है,
ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब तुम सब कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हें कुछ एक बेसिक गाइडलाइन देंगे और उसके हिसाब से ही तुम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो। फिर 1971 में पार्लियामेंट पास द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो 24वां संशोधन किया उन्होंने। इसके अंदर क्या दिया, द एक्ट गिव द एब्सोल्यूट पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक एनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो 1971 में पार्लियामेंट क्या करती है, उन्होंने बोला कि हम कोई भी पार्ट में चेंज करेंगे, तुम हमारी मर्जी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो चाहे कोई भी पार्ट हो, हम तो चेंज करेंगे। इट ऑल्सो मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट ऑन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स सेंट टू हिम। इन्होंने ये भी कह दिया कि प्रेसिडेंट साहब तुम्हारी सिग्नेचर जरूरी होती है, ये हमें पता है, लेकिन अगर हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं तो प्रेसिडेंट साहब को वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, साइन करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो, उनको अच्छा लगे ना लगे, तुम्हें साइन करना ही पड़ेगा। ये उन्होंने ऐसा पार्लियामेंट में एक्ट बना दिया। अब देखिए क्या हुआ, 1973 मतलब उसके 2 साल बाद एक केस हुआ जो कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस, ठीक है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बाय रिव्यूइंग इट्स डिसीजन इन गोलकनाथ केस। मतलब गोलकनाथ केस में जो उसने दिया हुआ था, जो उसने डिसीजन दिया हुआ था, उसको उन्होंने वापस देखा और ये जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसे वापस देखा, इन दोनों को कंपेयर करके देखा। तो ये क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नहीं करने का है, फंडामेंटल राइट्स पे कुछ नहीं कर सकते, तो भी गवर्नमेंट कर रही है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हुआ। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट डूइंग सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी मेंटेन, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोली, ठीक है तुम्हें फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं ना, वो भी करो, लेकिन उसके अंदर जो हम एक बेसिक स्ट्रक्चर दे रहे हैं उसे तुम मेंटेन करके रखना। और वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या दिया वो हमने अभी अभी देखा था, ये वाला, ठीक है, ये जो हमने पॉइंट्स देखे थे ये सब उन्होंने ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया और इसको छोड़ के तुम्हें जो अमेंड करना है करो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो ये है इसके पीछे की स्टोरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजंस, मतलब जुडिशरी ने, हमारे कोर्ट्स ने बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए हुए हैं और उनके बारे में हमें देखना है। द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द सिटीजंस बाय फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड मोर मीनिंगफुल थ्रू वेरियस डिसीजंस ऑफ जुडिशरी। मतलब फंडामेंटल राइट्स तो तुमने दे दी कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, मतलब अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो वो जाएगा किधर, तो वो जाएगा कोर्ट के पास और कोर्ट तुम्हें फाइनल न्याय देगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सो इन द ट्रू सेंस कोर्ट की वजह से फंडामेंटल राइट्स मिले हैं सिटीजन्स को। Some of the important subjects on which the court has given judgments includes right of children, protection of human rights, protection of honor and dignity of women, individual freedom and tribal empowerment। अब देखिए ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बहुत सारे जजमेंट्स दिए हुए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट ठहरे थे। एंड दीज एफर्ट्स हैव मेड द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मोर मैच्योर। मतलब यहाँ पे जो हमने पिछले सेशन में देखा था ना कि जो राइट टू वोट है वो सबको मिलेगा, ठीक है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन क्या क्या है, ये सारी चीजों की वजह से क्या हुआ है, इंडिया की पॉलिटिक्स और भी ज्यादा ठीक से अभी काम करने लगी है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अभी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जैसे अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट गवर्नमेंट, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और नीचे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जजमेंट्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द अबव सब्जेक्ट्स इन रीसेंट इयर्स एंड डिस्कस देम। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इनके बारे में जजमेंट्स दी थी, ये सब आपको जजमेंट्स निकालनी है और उन्हें डिस्कस करना है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, मुझे पता है एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे जाकर पॉलिटिकल साइंस वगैरह मतलब आर्ट्स में अगर आप जाने वाले हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका एक आंसर हम देख लेते हैं, जैसे कि 4th वाला है ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो वही है ना कि तुम गवर्नमेंट को बोला कि राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तब गवर्नमेंट के पास एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, मतलब लोगों को सब कुछ पता चलेगा गवर्नमेंट क्या क्या कानून बना रही है। तो उसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में बोला था कि द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू नो, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है वो सिटीजन्स को पता होना चाहिए। फिर 1982 में वापस एक जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी एक फंडामेंटल, एक बेसिक राइट माना जाने लगा। ऐसे कई सारे जजमेंट दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 पास किया गया था, ठीक है। तो ऐसे आपको ये फाइंड आउट करने हैं, अगर आप फाइंड आउट करते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा है, नहीं करते तो योर लॉस, मेरा कुछ नहीं जाता। तो इस चैप्टर की एक समरी देखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक सेकेंड मैं एक बार लाइव चैट देख लेता हूं।
क्या है ये? अभी लैग हो रहा है क्या? मुसीबत है। सच में ये तो एक मुसीबत है। लैग हो रहा है? नो, ठीक है ठीक है ठीक है। कोई पार्ट मिस हो गया हो तो बता देना, मैं वापस रिपीट कर दूंगा, ठीक है? चलिए, एक्चुअली मेरे डेटा के हिसाब से तो लैग नहीं होना चाहिए था। बाकी लोग कोई लैग तो नहीं हो रहा है ना? बाकी लोग जो देख रहे हैं? ओके ठीक है, तो इतना तो क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब एक समरी देख लेते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो इस चैप्टर में हमने पहले तो पढ़ा था वी टुक अ रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्या है हमने समझा था शुरुआत में। देयर आर मेनी चैलेंजेस बिफोर इंडियाज डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट्स एक्ट्स एंड पॉलिसीज हैव नॉट पुट एन एंड टू ऑल द प्रॉब्लम्स। अब सारी प्रॉब्लम्स तो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, तो हमें अपने देश के हालात देखकर समझ में आता ही है। बट देयर आर सेवरल न्यू प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग अस। आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, लेकिन जरूरी यह है कि इंडिया के जो लोग हैं उनके पास एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट है। मतलब वो ऐसा किसी की भी हुकुमशाही नहीं बर्दाश्त करते। ये बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है? और देखिए क्या है, अभी ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब इस चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रहा हूं, ठीक है? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है? एक सेकेंड रुकिएगा, मैं अभी आ रहा हूं। So these are the question answers। इनका लिंक थोड़ी देर बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है? इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लूं, ठीक है? चलो, तो थोड़ी देर बाद आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो यू कैन ओपन इट, डाउनलोड इट और फिर लिख सकते हो। आपका नेट सुपर फास्ट है? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं एक्चुअली पूरे सेशन में लैग नहीं हुआ। अरे वही मुझे पता है ना, मैंने आज ऐसे उसके अंदर किए थे बदलाव। इसके अंदर क्या कहते हैं, मैंने अपना यही सॉफ्टवेयर ही चेंज कर दिया ना जिससे मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ, तो इसलिए अभी हो ही नहीं सकता है लैग। तो भी अब लैग बोल रहे हो मतलब आपका ही प्रॉब्लम है, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। आज रात को जरूर देखना, जो नए नए चेंजेस हुए वो सब बताने वाला हूँ मैं रात के सेशन में। प्रीमियर होगा 9:30 बजे, आपको पता ही है, ठीक है? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। और जो मैंने अभी पीडीएफ दिखाई उसका लिंक मैं एक 10 मिनट में 15 मिनट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो बाय बाय कह दो। ओके ओके, सो है कोई डाउट किसी को? अरे बताओ ना। और कोई है जिससे कोई डाउट है? एंड हाँ, एक और चीज, थैंक यू सो मच। आज 250 क्रॉस कर ही गया फाइनली। कितनी देर से वेट कर रहा था मैं, कितने दिनों से, कब होगा कब होगा कब होगा, एट लास्ट हो गया। ओके ओके, कितने अभी सब्सक्राइबर्स वैसे? 253 आई थिंक, 253 है ना? ओके ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए भी आपके लिए भी। कितने हैं भाई, जरा बताना तो। $254, okay, so thank you so much. I hope you liked the session and bye bye. See you tonight at 9:30 p.m.